नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव हैं। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राम मेघवाल जी, अटॉर्नी जनरल वेंकट रमानी जी, बार काउंसिल के चेयरमैन मनन कुमार मिश्र जी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर हरीश अग्रवाला जी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, 2 दिन पहले भारत के संविधान ने अपने 75 वर्ष में प्रवेश किया है। आज भारत के सुप्रीम कोर्ट के भी 75वें वर्ष का शुभारंभ हुआ है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी के बीच आना अपने आप में सुखद है। मैं आप सभी न्यायविदों को इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भारत के संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और न्याय के सिद्धांतों वाले स्वतंत्र भारत का सपना देखा था। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इन सिद्धांतों के संरक्षण का निरंतर प्रयास किया है। अभिव्यक्ति की आजादी हो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस हो, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को निरंतर सशक्त किया। 7 दशकों से भी लंबी इस यात्रा में सुप्रीम कोर्ट ने इंडिविजुअल राइट्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कई महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। इन फैसलों ने देश के सोशियो पॉलिटिकल परिवेश को एक नई दिशा दी है। साथियों, आज भारत की हर संस्था, हर संगठन, कार्यपालिका हो या विधायिका, अगले 25 वर्षों के लक्ष्यों को सामने रखकर काम कर रही है। इसी सोच के साथ आज देश में बड़े-बड़े रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं। भारत की आज की आर्थिक नीतियां कल के उज्जवल भारत का आधार बनेगी। भारत में आज बनाए जा रहे कानून कल के उज्जवल भारत को और मजबूत करेंगे। बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियों में आज पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। पूरी दुनिया का भरोसा भारत पर बढ़ रहा है। ऐसे में आज भारत के लिए जरूरी है कि हम हर अवसर का लाभ उठाएं, कोई भी अवसर जाने न दें। आज भारत की प्राथमिकता है ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ ट्रैवल, ईज ऑफ कम्युनिकेशन और साथ ही ईज ऑफ जस्टिस। भारत के नागरिक ईज ऑफ जस्टिस के हकदार है और सुप्रीम कोर्ट इसका प्रमुख माध्यम है। साथियों, देश की पूरी न्याय व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों और मार्गदर्शन, आपके गाइडेंस पर निर्भर होती है। ये हमारा कर्तव्य है कि इस कोर्ट की एक्सेसिबिलिटी भारत के अंतिम छोर तक हो और इससे हर भारतीय की आवश्यकताएं पूरी हो सके।
इसी सोच के साथ कुछ समय पहले ई कोर्ट मिशन प्रोजेक्ट के तीसरे चरण को स्वीकृति दी है। इसके लिए दूसरे फेज से 4 गुना ज्यादा राशि को मंजूरी दी गई है। ये तो आपका विषय है, ताली बजा सकते हैं। मनन मिश्रा में ताली न बजाए वो तो मैं समझ सकता हूं, वो आपके लिए कठिन काम था। मुझे खुशी है कि देश भर की अदालतों के डिजिटाइजेशन को चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ खुद मॉनिटर कर रहे हैं। ईज ऑफ जस्टिस के प्रयासों के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। साथियों, हमारी सरकार अदालतों में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए भी प्रतिबद्ध है। 2014 के बाद से इसके लिए 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि वितरित की जा चुकी है। मैं वर्तमान सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में आप सभी को आ रही दिक्कतों से भी अवगत हूं। पिछले सप्ताह ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के विस्तार के लिए 800 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। बस अब आप लोगों के पास कोई संसद भवन की तरह पिटीशन लेकर ना आ जाए कि फिजूल खर्ची हो रही है। साथियों, आज आपने मुझे सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिजिटल इनिशिएटिव का शुभारंभ करने का भी मौका दिया है। डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स की मदद से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अब डिजिटल फॉर्मेट में भी मिल सकेंगे। मुझे देखकर अच्छा लगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को स्थानीय भाषाओं में ट्रांसलेट कराने की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है। मुझे उम्मीद है कि देश की अन्य अदालतों में भी जल्द ऐसी व्यवस्था हो सकेगी। साथियों, आज टेक्नोलॉजी कैसे ईज ऑफ जस्टिस में मददगार साबित हो सकती है, इसका एक कार्यक्रम अपने आप में एक उदाहरण है। मेरा ये संबोधन अभी एआई की मदद से इसी वक्त इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रहा है और आप में से कुछ लोग भाषिणी ऐप के माध्यम से उसे सुन भी रहे हैं। कुछ शुरुआती दिक्कतें हो सकती है, लेकिन टेक्नोलॉजी कितना बड़ा कमाल कर सकती है, ये इससे पता चलता है। हमारी अदालतों में भी इसी तरह की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सामान्य नागरिकों का जीवन आसान बनाया जा सकता है। आपको याद होगा, मैंने कुछ समय पहले कानूनों को सरल भाषा में लिखे जाने की बात कही थी। मैं समझता हूं कि अदालत के निर्णयों का आसान भाषा में लिखे जाने से आम लोगों को और मदद मिलेगी। साथियों, अमृतकाल के हमारे कानूनों में भारतीयता और आधुनिकता की समान भावना दिखनी भी उतनी आवश्यक है। वर्तमान की परिस्थितियां और बेस्ट प्रैक्टिसेस के अनुरूप सरकार भी कानूनों को मॉडर्नाइज करने पर काम कर रही है।
पुराने कॉलोनियल क्रिमिनल लॉज को खत्म करके सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की व्यवस्था शुरू की है। इन बदलावों के कारण हमारे लीगल, पॉलिसिंग और इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम ने नए दौर में प्रवेश किया है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। सैकड़ों वर्ष पुराने कानूनों से नए कानूनों तक पहुंचने का परिवर्तन सहज हो, यह बहुत जरूरी है। इसके लिए पहले ही सरकारी कर्मचारियों की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करूंगा कि वो भी सभी स्टेक होल्डर्स की ऐसी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी आगे आए। साथियों, एक सशक्त न्याय व्यवस्था विकसित भारत का प्रमुख आधार है। सरकार भी लगातार एक विश्वस्त व्यवस्था बनाने के लिए अनेक निर्णय कर रही है। जन विश्वास बिल इसी दिशा में उठाया गया कदम है। इससे आने वाले समय में न्याय व्यवस्था पर बेवजह पड़ने वाला बोझ कम होगा। इससे पेंडिंग केसेस की संख्या भी घटेगी। आप जानते हैं कि सरकार द्वारा अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए लॉ ऑफ मीडिएशन की व्यवस्था भी की गई है। इससे भी हमारी न्यायपालिका, विशेष रूप से सब ऑर्डिनेट जुडिशरी पर पड़ने वाला बोझ कम हो रहा है। साथियों, सभी के प्रयास से ही भारत 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। और इसमें निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अगले 25 वर्षों की भी बड़ी सकारात्मक भूमिका है। एक बार फिर आप सबने यहां मुझे निमंत्रित किया। आप सबके ध्यान में शायद एक बात आई होगी, लेकिन ये फोरम ऐसा है कि मुझे लगता है कि उसका जिक्र करना मुझे अच्छा लगेगा। इस बार जो पद्मा अवार्ड जो दिए गए हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप। चलिए रुक करते हैं अब खबरों की तरफ। खबर इटावा से है, जहां दबंगों का कहर। योगी सरकार में भी महिलाओं और बच्चियों को अत्याचार हो रहा है। बता दें कि दबंगों ने पहले महिला के साथ जमकर मारपीट की। वहीं दबंगों ने मौका पाकर घर में घुसकर असलों के बल पर नाबालिग बेटी के बाल पकड़कर उसे गली में घसीटा और उसके साथ भी जमकर मारपीट की। तभी राहगीरों ने मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बता दें कि पीड़ित परिवार ने शिकायत थाने में दर्ज करवाई, लेकिन अभी तक दबंगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। फतेहपुर के थाना राधानगर के अंदौली से एक मामला सामने आया है, जहां एक बेकाबू डंपर ने साइकिल सवार को कुचल दिया। बता दें कि हादसे में बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई, तो वही चालक डंपर छोड़कर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर हरियाणा से है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीजेपी के युवा मोर्चा हरियाणा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्री योगेंद्र शर्मा से मुलाकात की। बता दें कि आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त किया। बता दें कि इस मौके पर प्रदेश सचिव राहुल सना भी मौजूद रहे।
तो वहीं उन्होंने बताया कि साधारण कार्यकर्ताओं में ही असाधारण कार्य करने की क्षमता होती है और बीजेपी अपने ही हर कार्यकर्ता की क्षमता बखूबी पहचानती है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम विश्वास है कि हरियाणा के जरिए हम माननीय प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे और प्रदेश के युवाओं को सकारात्मक दिशा देते हुए उनकी ऊर्जा का सदुपयोग करने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक सिद्ध होगी। ज्ञानव्यापी को लेकर एएसआई सर्वे की रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक हो चुकी है, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जो निष्कर्ष निकाले गए थे उसके बाद ये संदेह करने की कोई भी कारण नहीं बचा है कि इसी जगह से प्राकृतिक आज भी मुस्लिम की नहीं बल्कि मंदिर की है। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि विश्व हिंदू परिषद दो मांगे करती है। पहली, वर्चुअल में जो भी शिवलिंग है उसकी सेवा पूजा आज से ही शुरू करनी चाहिए और इसके लिए न्यायालय हिंदू समुदाय को अनुमति दे। और दूसरा, इंतजाम समिति से है कि ये आग्रह करती है कि वह इस नई रिपोर्ट को विचार करने और ज्ञानव्यापी मस्जिद को समापूर्वक किसी और अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने की सलाह बनाए और मूल्य स्थान को हिंदू समुदाय को सौंपने का प्रस्ताव देगी। पुराने मंदिर की दीवारों पर ही खड़ा कर दिया गया है। उसका सहन को और मस्जिद को बढ़ाने के लिए पुराने मंदिर के जो पिलर्स थे, जो पिलस्टर्स थे और बाकी सामग्री थी, उसका व्यापकता से उपयोग हुआ है। वहाँ पर जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, उस इंस्क्रिप्शंस में भी जनार्दन, रुद्र, उमेश्वर ऐसे 3 भगवानों के नाम आते हैं। यह जो पूरा एविडेंस इकट्ठा हुआ है और जो निष्कर्ष निकाले गए हैं, तो फिर यह संदेह करने का कोई कारण नहीं बचता कि इस जगह की प्रकृति आज भी मस्जिद की नहीं है, मंदिर की है। वजू खाने में जो शिवलिंग मिला है, मस्जिद में शिवलिंग नहीं होता है। तो यह शिवलिंग, यह दीवारों के इंस्क्रिप्शंस, ये देवी देवताओं के चित्र, श्रृंगार गौरी का भित्ति चित्र, यह सब साबित करता है कि 15 अगस्त 1947 को भी इस स्थान की प्रकृति मंदिर की थी और आज भी मंदिर की है। विश्व हिंदू परिषद 2 मांगें करती है। पहली मांग ये करती है कि वजू खाना जिसको कहते थे, वहां जो शिवलिंग है उसकी सेवा पूजा अब शुरू करनी चाहिए। कन्नौज के बिछरामाऊ कोतवाली क्षेत्र से नवी मंडी स्थित समिति के पास से एक हादसा हो गया। बता दें कि जहां प्राइवेट बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में भिड़ंत हो गई, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली सवार 2 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि ट्रॉली सवार अंतिम संस्कार से वापस आ रहे थे और ट्रॉली आते समय हादसे का शिकार हो गई। बरेली के फरीदापुर थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की घर के अंदर जलने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट या कोई हीटर जलने की आशंका जताई जा रही है। तो वही मौके पर एसपी देहात थाना पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि पुलिस घटना के कारणों की जांच में जुटी गई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने भी घटना का संज्ञान लिया और अधिकारियों को हर संभव मदद करने और इलाज की सुविधा दिलाने का आदेश दिया। खबर अंबाला से है, जहां ईश्वर हॉस्पिटल पर एक युवक ने गंभीर आरोप लगाए। बता दें कि युवक का कहना है कि डॉक्टरों ने उसकी पत्नी की डिलीवरी के समय पहले कर दिया और इस दौरान महिला की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। तो ईश्वर अस्पताल के डॉक्टर ने उसको सूचना किया कि मरीज महिला को अंबाला के एक बड़े हॉस्पिटल में डाइवर्ट करवा दिया जाएगा।
जिसके बाद ईश्वर हॉस्पिटल वाले मामले में सही महंत ने इंसाफ के लिए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का सहारा लिया। बता दें कि पीड़ित ने पति ने विज से अपनी पत्नी को बचा लेने की गुहार लगाई। तभी विज ने अंबाला स्थानीय विभाग को इस मामले की जांच के आदेश दिए। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, जिसमें सीएम ने जनता में लोगों की समस्याएं सुनी और तुरंत उनका समाधान करने के दिशा निर्देश दिए। बता दें कि सीएम ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दरबार लगाया है। खबर अयोध्या से है, जहां गौ हत्या करने वाले 2 शातिर वंचित अभियुक्तों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। वहीं मुठभेड़ में एक अभियुक्त की गोली लगने से घायल हो गया, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। बता दें कि दोनों अभियुक्तों पर कार्रवाई आपराधिक मामले में दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।